नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसको जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एसिड वाला पार्ट, बेसिस वाला पार्ट और सॉल्ट्स वाला पार्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम लोग इन तीनों को लगभग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि आखिरकार इंडिकेटर्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट आर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो दोस्तों इंडिकेटर मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है, हमारी जो व्हीकल्स होती है उसमें भी इंडिकेटर होता है जो कि ये बताने में हेल्प करता है कि हम लेफ्ट में मुड़ेंगे या फिर राइट में। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जो है इंडिकेटर्स होता है। ये क्या इंडिकेट करता है, इसका क्या इंडिकेट करने का काम होता है, यह इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, ये बताने में हेल्प करता है। तो इंडिकेटर्स हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस Indicators are those substances which helps us to identify whether a substance is an acid or a base। यानी कि इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि यह बताने में हेल्प करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो आखिरकार एसिड है या फिर बेस है। उन्हीं को हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिकेटर्स जो है हमारे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, दो तरह के। एक इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपने कलर को चेंज करके बताएं कि सामने वाला जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। और एक और ऐसा इंडिकेटर होता है, वो क्या करता है, वो अपना स्मेल को चेंज करके यह बताता है कि जो सब्सटेंस है हमारे पास वो एसिड है या फिर बेस है। चलिए दोनों को समझते हैं। ठीक, तो हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स जो कि हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, एक तो वैसे इंडिकेटर्स जो अपने कलर को चेंज करें। ठीक है, कैसे इंडिकेटर्स जो कि अपने कलर को चेंज करके यह बताए कि सामने वाला सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो कलर को चेंज करके बताने वाले बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्लास 10 के सिलेबस में 3 पढ़ना है। कितने पढ़ना है, 3 पढ़ना है। पहला तो हो गया लिटमस। ठीक है, अच्छा लिटमस जो है पेपर भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है, दोनों के फॉर्म में होता है। ठीक है, लिटमस पेपर ज्यादा लोग इसलिए कैरी करते हैं क्योंकि वो इजीली कैरी हो सकता है। ठीक है, उसको कैरी करने में परेशानी नहीं होता है, इसलिए जनरली लोग के पास लिटमस सॉल्यूशन की बजाय लिटमस पेपर भी होता है। ठीक है, लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन दोनों सेम कलर चेंज दिखाते हैं, कोई अंतर वैसे होता नहीं है। उसके बाद हमें पढ़ना है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये ऑरेंज कलर का होता है। और एक होता है फेनोक्सिलीन। क्या होता है, फेनोक्सिलीन। ठीक है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोक्सिलीन। लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, कैसे इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। और मिथाइल ऑरेंज और फेनोक्सिलीन जो है वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, दूसरे तरह के जो इंडिकेटर्स है उनको हम लोग कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वैसे इंडिकेटर्स जो कि अपने स्मेल को चेंज करके बताए कि सामने वाला सब्सटेंस जो है एसिड है या फिर बेस है, उसको हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हम लोग जो है ऑनियन एक्सट्रैक्ट,
और वेनिला एक्सट्रैक्ट, इनको जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो दोस्तों लिटमस, सबसे पहले हम लोग थोड़ा लिटमस के बारे में जान लेते हैं कि लिटमस क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली ये जो है एक पर्पल कलर का डाई होता है। ठीक है, लिटमस क्या होता है, एक पर्पल कलर्ड डाई होता है, जो कि कहाँ से मिलता है, लीचेन। ठीक है, एक तरह का प्लांट है जो कि लीचेन से प्राप्त होता है। ठीक है, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लीचेन। ठीक है, तो जो लिटमस का एक्चुअल कलर होता है, ठीक है, वो पर्पल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, पर्पल होता है। तो लिटमस क्या है कि जब भी हम लोग लिटमस को एसिड में डालते हैं तो एसिड में वो क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है। पर्पल से कौन सा कलर हो जाता है, रेड। किसमें, एसिड में। और वही बेस में वो ब्लू कलर का हो जाता है। कौन सा कलर का, ब्लू कलर का। ठीक है, तो लिटमस जो है पर्पल कलर का होता है। ठीक है, एसिड में जब हम इसे डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है और बेस में इसका कलर ब्लू हो जाता है। किसका, लिटमस का। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज जो है, नाम से पता चल रहा है ऑरेंज कलर का होता है, फेनोल्फथलीन कलरलेस होता है। ठीक है, तो चलिए टेबल के जरिए जो है हम लोग कौन सा इंडिकेटर किस कलर में चेंज होता है एसिड और बेसिस में, उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिटमस। ठीक है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ब्लू लिटमस भी होता है, रेड लिटमस भी होता है। ब्लू लिटमस क्या लगता है आपको, कैसे बनता होगा? जब लिटमस को हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में डालते होंगे तो ब्लू कलर का हो जाता होगा, तो उसी प्रकार से ब्लू लिटमस बन जाता है। और रेड लिटमस कैसे बनेगा, जब हम लोग जो लिटमस है, लिटमस पेपर या फिर सॉल्यूशन, उसको जो है एसिड में डाल देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन। ठीक है, तो जो हमारा एसिड होता है, ठीक है, ये बॉक्स को जो आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। ठीक है, तो जो हमारा ब्लू लिटमस होता है वो एसिड में क्या लगता है आपको, कौन सा कलर में चेंज होगा? ठीक है, जब ब्लू लिटमस को हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। और रेड लिटमस क्या ब्लू में चेंज हो जाएगा? नहीं, रेड लिटमस रेड में ही रहेगा, क्योंकि रेड, अब ऐसे याद रखिए कि रेड लिटमस कैसे बना है, जब हमने लिटमस को एसिड में डाला होगा तो रेड लिटमस बना होगा, तो यानी कि वो ऑलरेडी रेड है। ठीक है, तो एसिड में डालने पे तो वो रेड ही रहेगा, तो इस वजह से यहाँ पे नो चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद बेस में क्या लगता है आपको, ब्लू लिटमस किसमें चेंज होगा? ब्लू ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लू लिटमस कैसे बना है, जब हमने कोई लिटमस पेपर जो कि जिसका एक्चुअल कलर पर्पल होता है, उसको जब हम लोग बेस में डालेंगे तब वो ब्लू लिटमस बना होगा। ठीक है, तो ब्लू लिटमस तो ऑलरेडी ब्लू है, तो इस वजह से ब्लू लिटमस में नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिटमस जो है बेस में डालने में क्या होता है, ब्लू होता है, और एसिड में डालने पर रेड होता है, इस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू है तो नो चेंज। रेड लिटमस बेस में क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, बात करें फेनोल्फथलीन का, तो फेनोल्फथलीन एसिड में जो है कलरलेस होता है। एसिड में क्या होता है, कलरलेस होता है, और फेनोल्फथलीन बेस में बड़ा अच्छा ही पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, बहुत कोई पिंकिश रेड भी लिखता है। ठीक है, पिंकिश रेड सेम ही बात। ठीक है, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज का बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड में रेड कलर का हो जाता है और बेस में येलो कलर का हो जाता है। ठीक है,
तो आपको जो ये टेबल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस टेबल को जो अपने कॉपी में कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा अच्छा से बना के स्केल से, ठीक है। तो हमें जो है अभी वैसे इंडिकेटर जो कि अपना कलर चेंज करके आप बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, उसमें 3 ही पढ़ना है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फिनीन, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है ऑल फैक्टर इंडिकेटर को समझते हैं। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स में पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। दोज इंडिकेटर विच चेंजेस देयर स्मेल इन एसिड और अ बेस आर कॉल्ड ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ठीक है। दोज इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स जो कि अपने क्या करे, जो कि अपने स्मेल को चेंज करे, चेंजेस देयर स्मेल, ये कीवर्ड है, ठीक है, इन एसिड और बेस आर कॉल्ड ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ठीक है। उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कहते हैं। यानी कि सिंपली वैसे सब्सटेंसेस जो कि अपने स्मेल को चेंज करके यह इंडिकेट करे कि सामने वाला सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, उसको हम लोग ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स में हमने 2 पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या, एक वेनिला एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और एक ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसको जो हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों आपको जो है इसको याद रखने के लिए कोई बहुत ट्रिक का जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक बात बस आप याद रखिएगा कि एसिड में चाहे वेनिला एक्सट्रैक्ट हो चाहे ऑनियन एक्सट्रैक्ट हो, जो दोनों का स्मेल है वो क्या रहेगा, कोई भी एसिड हो, ठीक है, दोनों का स्मेल क्या होगा, सेम, ठीक है। स्मेल क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। एसिड मीडियम में वेनिला एक्सट्रैक्ट और ऑनियन एक्सट्रैक्ट का जो स्मेल है वो सेम रहेगा, ठीक है। बेस में क्या होगा, दोनों का ही स्मेल जो है वैनिश हो जाएगा। वैनिश हो जाएगा मतलब कि चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्मेल वैनिसेस, इसमें क्या हो जाएगा, स्मेल वैनिसेस, ठीक है। इसमें भी यही रहेगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि चाहे मेरा वेनिला एक्सट्रैक्ट हो या फिर ऑनियन एक्सट्रैक्ट हो, एसिड में क्या होगा, स्मेल चेंज हो जाएगा, सॉरी एसिड में क्या होगा कि स्मेल जो है वो सेम रहेगा, और बेस में क्या हो जाएगा कि स्मेल वैनिसेस, मतलब कि स्मेल चला जाएगा, ठीक है। बस आपको ये पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इंडिकेटर्स जो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। व्हेन अ सॉल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, इज एडेड टू वेनिला एक्सट्रैक्ट, ठीक है, उसको क्या किया गया कि वेनिला एक्सट्रैक्ट में ऐड किया गया, देन द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वेनिला कांट बी डिटेक्टेड, ठीक है। जब कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, जब एक सॉल्यूशन को वेनिला एक्सट्रैक्ट में डाला गया तो उसका जो स्मेल है वो सेंस नहीं, जिसने भी डाला वो सेंस नहीं कर पाया, यानी कि उसको उसका स्मेल डिटेक्ट नहीं हुआ। स्टेट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस, तो हमें यह बताना है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि बेस में जो है स्मेल चला जाता है, स्मेल वेनिसेस। तो यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन का स्मेल डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है कि स्मेल कैसा है, स्मेल कैसा है, ठीक है, यानी कि स्मेल जो है चला गया है। तो इस वजह से वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सब्सटेंस हो जाएगा बेस, क्योंकि बेस में हमारा चाहे वेनिला एक्सट्रैक्ट हो या फिर ऑनियन एक्सट्रैक्ट, जो हमारा स्मेल है वो चला जाता है, स्मेल डिटेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकते हैं, यहाँ पे बोलेगा व्हेन अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या दे देगा, एक बेस का नाम दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इज एडेड टू अ सॉल्यूशन एंड इट्स स्मेल कांट बी डिटेक्टेड, तो वो सॉल्यूशन क्या है, तो वेनिला एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कि इंडिकेटर्स जो जब एसिड में जा, कौन सा इंडिकेटर एसिड में जाके कौन सा रंग बदलता है, कौन सा इंडिकेटर बेस में जाके जो कौन सा रंग बदलता है। अब सवाल ये उठता है कि आपने ये तो देख लिया कि हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, किसकी मदद से पता लगाएंगे, इंडिकेटर्स की मदद से, ठीक है। तो इंडिकेटर्स जो हमने दो तरह के पढ़े, दो तरह के इंडिकेटर्स पढ़े, एक तो जो कलर चेंज करे और एक तो जो स्मेल चेंज करे, ठीक है।
जनरली जो इंडिकेटर स्मेल चेंज करने वाला है वो उन लोगों के लिए होता है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए जो है ये जो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स है वो बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये एसिड क्या होता है, ये बेस होता है क्या। अब हम लोग जो है एसिड और बेस को डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार ये एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ये तो समझ में आ गया कि हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि सामने वाला सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, पर ये एसिड बेस क्या होता है। देखिए क्लास 9 में चैप्टर 2 में हमें पढ़ा था प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ा था, कुछ दिमाग में याद आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हमने क्या किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक होता है एलिमेंट्स और एक में कर दिया कंपाउंड्स। इन दो पार्ट्स में हमने प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया। फर्दर डिवीजन हमने किया तो एलिमेंट्स को हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में डिवाइड किया था, ठीक है। इसको जो हम लोग डिटेल में जो है अभी चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और कंपाउंड्स को जो है हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते, सॉरी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया एसिड, दूसरा हो गया बेस और तीसरा हो गया सॉल्ट, ठीक है। तो एसिड, बेस और सॉल्ट, इसको जो हम लोग अभी अपने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया गया और कंपाउंड्स को फर्दर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में डिवाइड किया गया। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या है, कंपाउंड्स है एक तरह के, ठीक है। चलिए अब एसिड, बेसिस और सॉल्ट का एक टेबल बनाते हैं और इन दोनों को जो है थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ एसिड का टेबल बना लेते हैं। ये हमने एसिड्स का टेबल बना लिया और ये हमने जो है बेसिस का टेबल बना लिया, ठीक है। इसका एसिड्स एंड बेसिस। तो पहला प्रॉपर्टी तो हम लोग इंडिकेटर से निकालेंगे कि एसिड्स क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। और बेसिस वैसे सब्सटेंस है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। पर ये तो हो गया 7-8 क्लास की चीजें, ठीक है। अच्छा, जूनियर क्लासेस में हमने एक और चीज पढ़ा है कि एसिड्स आर जनरली sour in taste, bases are generally bitter in taste। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे जो जनरली वर्ड का जनरली बिटर इन टेस्ट, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आप एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने जो है जनरली वर्ड का यूज किया, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर एसिड सॉर इन टेस्ट और हर एसिड बिटर इन टेस्ट हो, ठीक है। पर ये दोनों जो है ये तो एक प्रॉपर्टी में आ गया, लेकिन इसको हम लोग डेफिनेशन नहीं कह सकते। 10 क्लास के लेवल में हमने जो है एसिड और बेसिस का जो है कौन सा डेफिनेशन पढ़ना है, जो मेन पॉइंट हमें पढ़ना है वो ये है कि इट गिव्स या फिर फर्निसेस, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, जिसको हम लोग H+ आयन भी कहते हैं, H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एसिड क्या है, पानी में H+ आयन में टूटते हैं। और बेसिस क्या है, इट गिव्स या फिर फर्निसेस, इट गिव्स OH- आयन in their aqueous solution, in their aqueous solution। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जो एसिड्स है वो पानी में जाने के बाद H+ आयन में टूटते हैं और बेसिस क्या है, ये पानी में जाने के बाद OH- आयन टूटते हैं, ठीक है। ये हमें जो है क्लास 10 के लेवल में डेफिनेशन पढ़ना है। इसको जो है आर्हेनियस जी ने दिया था, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, आर्हेनियस, ठीक है। और भी बहुत सारे और 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेसिस का जो अलग अलग डेफिनेशन दिया था, ठीक है। ये हम किसका पढ़ रहे हैं, आर्हेनियस का। जब आप बिगर क्लास में जाएंगे तो और 2 नए लोगों के डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है।
ये भी जो है एक्चुअली परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, इनसे बेहतर डेफिनेशन है लेकिन परफेक्ट डेफिनेशन और 100% कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इट गिव्स H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इट गिव्स OH- आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। बट 10th लेवल में हमें हमसे अगर कोई पूछेगा कि एसिड क्या होता है तो हमें यही डेफिनेशन चिपकाना है, और कोई पूछेगा कि बेस क्या होता है तो यही डेफिनेशन जो है चिपका देना है, ठीक है। तो एसिड्स क्या होता है, इट गिव्स H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस क्या होता है, इट गिव्स OH- आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। पर जरूरी नहीं है कि अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन कंटेन करता है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर जितने भी सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन है तो वो एसिड होगा, और जितने भी सब्सटेंस जिसमें OH है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है, तो वो बेसिस हो जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। मेन बात ये है कि H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में देना चाहिए, और OH- जो है बेसिस जो है पानी में जाने के बाद OH- आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो HCl है, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो H+ एक्वस और Cl- एक्वस में टूट जाता है, ठीक है। डन 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 डन, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारा CH, अच्छा चलिए अब नेक्स्ट बोर्ड में, ठीक है, इसको रफ करते हैं उसके बाद समझते हैं इसको। हाँ, तो जो मैं क्या कह रहा था कि जो हमारा HCl है वो क्या है, वो H+ एक्वस और Cl- एक्वस में टूट जाता है। कब, जब वो पानी में जाता है। एक बात याद रखिएगा कि एसिड्स अपने प्रॉपर्टीज हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में दिखाते हैं, ठीक है, हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। विदाउट वाटर एसिड्स विल नॉट शो देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं CH3COOH। ये क्या है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या करता है, ये CH3COO- आयन में टूट जाता है और क्या करता है, H+ एक्वस में टूटता है, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कौन सा साइन दे दिया, ठीक है। इसके बारे में जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि CH3OOH को हम लोग जो है जब हम लोग पानी में डालते हैं तो ये CH3COO- एक्वस और प्लस H+ एक्वस में टूटता है। यानी कि आप देखिए इन दोनों चीज में आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि दोनों जो है H+ आयन और H+ आयन दे रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स या फिर फर्निशेस H+ एक्वस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। उसी प्रकार से बेस ले लेते हैं। बेस कौन सा ले लेते हैं NaOH, ठीक है, NaOH। ये भी जो है Na+ आयन और एक्वस, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्वस लिखिएगा। ये जब पानी में जाता है तो ये Na+ एक्वस और OH- एक्वस में टूट जाता है, ठीक है। तो ये होती है एसिड और बेसिस की एक और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपसे पूछा था ये साइन का मतलब, तो ये साइन का मतलब हम समझते हैं। ये साइन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिरकार स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आप अपने से डेफिनेशन बना के लिख लीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम लोग उन एसिड्स को कहते हैं जो कि पानी में जाके पूरी तरीके से कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। और वीक एसिड किसको कहते हैं, जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो, ठीक है, जो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड, जो कि पूरी तरीके से आयंस में डिसोसिएट ना हो पानी में जाने के बाद। उसी प्रकार बेस भी है, वैसे बेस जो कि कंप्लीटली OH- आयन में टूट जाए कहाँ पे जाने के बाद, पानी में जाने के बाद, और वैसे बेस जो कि पार्शियली जो है आयंस में टूटे, उसको हम लोग वीक बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये साइन का जो मतलब है, ये जो है वीक एसिड्स का क्या बोलते हैं, वीक एसिड या फिर वीक बेस में हम लोग ये साइन का यूज करते हैं। ये साइन का, ठीक है। यानी कि जब भी हमें जो है, जैसे कि CH3OOH क्या है, एक वीक एसिड है, तो उसमें हमने ये साइन क्या बता रहा था उसमें कि वो जो है वो पार्शियली आयंस में टूटा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग
बेसिस का आप थोड़ा एग्जांपल लिख लीजिए, हो सकता है आपसे क्लासिफिकेशन पूछ ले। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, HNO3 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। वीक एसिड, वीक एसिड में हमारा कार्बोनिक एसिड आ गया H2CO3, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो वीक एसिड है, ठीक है। उसके बाद आ गया CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये भी वीक एसिड है, ठीक है। और जो भी एसिड जो कि हमारे फल में पाए जाते हैं वो भी हमारे जो है वीक एसिड आते हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, ये सब जो है वीक एसिड में आते हैं, ठीक है। H2SO3, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, ये भी वीक एसिड होता है, ठीक है। तो ये मेन कुछ नाम थे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट को जो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को पढ़ेंगे। ये सब जो हमने पढ़ा ऐसा ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, लेकिन अभी जो हमने एसिड और बेसिस को पूरी तरीके से नहीं समझा, ठीक है। मेन पार्ट जो हमारे एसिड और बेसिस का वो भी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।